चलो बेटे अब जरा इधर तवज्जो। प्लीज एवरीवन शुड बी पेइंग अटेंशन टू द क्लास। बेटे क्लास पे तवज्जो, अब बोर्ड पे। अली गाजी इसको छोड़ दो, अब इसको तवज्जो दो। हमने कहा था फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ। वहीं बैठ के बेशक कर लें, करीब आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, निकला है ब्रेंड फिर बिला खर्च। नहीं चाहिए नहीं था। बेटा आगे आ जाओ। बेटा केमिस्ट्री का टेस्ट मिला नहीं वापस आपको? वो केमिस्ट्री क्लास में करेंगे ना, अभी फिजिक्स की क्लास है। आगे आ जाए, काम पे ध्यान दें। जल्दी आ जाओ, शाबाश आगे। इधर आ जाओ, जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री का टेस्ट भी डिस्कस करना, तो पहले फिजिक्स हो जाए ना जल्दी। फिजिक्स स्टडी किस चीज की है? मैटर की है। और मैटर या तो होगा इन रेस्ट या होगा मूविंग। या क्या कर रहा होगा? या फिर ये एट रेस्ट है। सॉरी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर तो तुम्हें, या इन मोशन है। इफ द मैटर इज इन मोशन, तो हम उसकी जो चीजें स्टडी करेंगे बेटे, द स्टडी ऑफ इट्स मोशन विल बी कॉल्ड एज मैकेनिक्स। क्या कहेंगे उसको? नई क्लास चाहिए? हाँ ठीक है, मैकेनिक्स क्या कहते हैं इसको? तो नहीं है, बस ठीक है। मैकेनिक्स की फिर हमने बनाई दो शाखें। हमने कहा जब आप प्योरली पढ़ रहे होते हैं मोशन को, तो यू आर स्टडिंग काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा काइनेमेटिक्स के अंदर बेटे? प्लीज, आई वांट योर अटेंशन 100%। हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा? हमने इसके अंदर पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने इसके अंदर पढ़ा स्पीड एंड वेलोसिटी। अब पता लग रहा है ना एरो के साइन का क्या मतलब है। और हमने इसके अंदर पढ़ा एक्सेलरेशन। और फिर हम चले गए इस बात की तरफ कि व्हाट कॉजेज एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है, ये क्या होती है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो इसकी कॉज क्या है? इसका कोई कॉज है? उस कॉज को हमने कहा वो हम कहाँ स्टडी करेंगे? डायनामिक्स में। कहाँ स्टडी करेंगे? और उस कॉज का नाम क्या रखा हमने? उसका नाम रखा हमने फोर्स। क्या नाम रखा? आर वी गुड सो फार? यहां तक कोई मसला? यहां तक कुछ भी लिखने का नहीं था। यहां तक कुछ भी लिखने का। इस फोर्स से क्या होता है? अब जरा हम डायनामिक्स में आ गए। नहीं बेटे, अभी नहीं लिखना। डायनामिक्स तो हमने कहा जनाब, फोर्स जो है ये क्या करती है? फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन। अभी नहीं लिखना बेटा, तो ये सुनना है। फोर्स क्या कॉज करती है? या डिसेलरेशन, ये बात लिखने की जरूरत नहीं। या यूं कह लेते हैं, ए इंप्लाइज फोर्स एंड फोर्स इंप्लाइज, बल्कि दोनों को डबल इंप्लीकेशन कर देता है। ये दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं। इनकी डायरेक्शन सेम होगी हमेशा। और ए इक्वल टू जीरो है, तो फिर एफ भी इक्वल टू जीरो है। और अगर एफ इक्वल टू जीरो है, तो ए भी इक्वल टू। और अब आपने जेहन में रखना है, व्हेन आई से एफ, तो मेरी इससे क्या मुराद है? एफ नेट। मेरी इससे क्या मुराद है? रिजल्टेंट फोर्स। क्या मुराद है? मेरी इससे क्या मुराद है? अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या मुराद है इस सबसे मेरी? एनी कंफ्यूजन सो फार? आपका बोर्ड पे ध्यान है सबका? अब इस बात को आप एज समरी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, क्योंकि यहां से अब आगे बात शुरू होनी है। जल्दी से कोई अगर इस समरी को रिव्यू करना चाहता है, लिखना चाहता है, तो लिख लो। नहीं लिखना चाहते तो मैं आगे चल पड़ता हूं जी।
रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या, मैंने अभी बताया, अनबैलेंस फोर्स। वहां एक ही फोर्स, हम इसकी एग्जांपल कर चुके। वैक्यूम में एक ही फोर्स थी, कौन सी, वेट, वही हमारा रिजल्टेंट था। रिजल्टेंट मीन्स सारी फोर्सेस को ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या निकल, वही एफ नेट है। आप, वही आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स। ये तीनों एक ही चीज के नाम। कोई कंफ्यूजन? इसके अंदर हमने पढ़े न्यूटन के 3 लॉस। तो आज मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बाद एक नए तरीके से इस चीज को डिस्कस करने वाला हूं, एंड दैट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। जब मैं कहता हूं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, तो व्हाट आई एक्चुअली मीन इज इफेक्ट ऑफ एफ नेट। इसको अब आप एफ नेट कहें, इसको आप रिजल्टेंट कहें, और या इसको आप कहें अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहें, वो आपकी मर्जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लेकिन फोकस किस पे है, इफेक्ट ऑफ एफ नेट के ऊपर। आर वी गुड सो फार? किसी को कोई मसला है तो प्लीज बताइए। कोई इशू? इस एफ नेट के बेटे दो तरह के असरात होते हैं। जब भी फोर्स अनबैलेंस्ड होगी, दो तरह के असरात होंगे। पहले हमने पढ़ा था एक्सीलरेशन की कॉज होती, बेटे नहीं आप खुशदिल यार, तुझे प्लीज प्लीज गेट आउट ऑफ द क्लास, उसको पढ़ने दे। एफ नेट जब भी होगी, इसका दो तरह का, पहले हम किस तरह से देख रहे थे कि एफ नेट इज द रीजन बिहाइंड, सॉरी, पहले हम किस तरह से देख रहे थे कि अगर एक्सेलरेशन हुआ है तो उसकी वजह क्या होगी, फोर्स। फोर्स इज द कॉज बिहाइंड एक्सेलरेशन। पहले हम क्या कह रहे थे, फोर्स इज द कॉज बिहाइंड एक्सेलरेशन। ये ऐसी है कि जैसे कह रहे हो, पहले हम कह रहे थे कि ये हम वो क्या नाम है, पहले हम कह रहे थे ये इश्तियाक का बेटा है। अब हम क्या करेंगे, इसका बाप, हमदान, सॉरी, पहले हम कह रहे थे हमदान इश्तियाक का बेटा है। अब हम क्या बात करेंगे, इश्तियाक हमदान का बाप है। पहले हम बात कर रहे थे फोर्स रीजन होती है एक्सेलरेशन की, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय फोर्स। आज हम बात करेंगे कि फोर्स का एक इफेक्ट होता है, कि जब भी फोर्स होगी इसका मतलब है एक्सेलरेशन होगा। यहां तो प्रॉब्लम, फोर्स का इम्पैक्ट दो तरह का होता है, इसका इफेक्ट दो तरह का होता है। एक इफेक्ट होगा इसका लिनियर। लिनियर का क्या मतलब है, एक लाइन में, सीधा, लाइन में। लिनियर का क्या मतलब है, एक लाइन में। क्या मतलब है लिनियर का? और दूसरा इसका जो इफेक्ट है, वो कौन सा है, रोटेशनल। कौन सा है बेटे, तो मसला, यानी जब किसी बॉडी पर फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सीलरेशन क्रिएट होगा एक डायरेक्शन में, एक खास डायरेक्शन में। एक उसका इम्पैक्ट है लिनियर, क्या इम्पैक्ट है, और दूसरा इम्पैक्ट क्या है। अब लिनियर में दो तरह का इफेक्ट है, उनमें से एक हम पढ़ चुके हैं। लिनियर में दो तरह का इम्पैक्ट है, कौन कौन सा, चल ना। एक इम्पैक्ट इसका है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन हम, मैं फिर भी चाहूंगा कि यहाँ पे लिख दूं, ऐसा करता हूं, थोड़ा सा जूम इन करके लिख देता हूं। आज हमने इसका दूसरा इम्पैक्ट पढ़ना, एंड दैट इज एक्सटेंशन। रोटेशनल वाले का नाम अभी मैं आपके सामने नहीं लिख रहा, क्योंकि अभी मैं वो पढ़ा, अभी यहां तो कोई प्रॉब्लम। आपको याद है ये एक्सेलरेशन जो था, ये हमने किसके लॉस के तहत हमने इसको स्टडी किया था, किसके लॉ के तहत स्टडी किया था,
शाबाश। तो इसके अंदर हमने जो क्या कहते हैं गवर्निंग लॉ था, गवर्निंग लॉ कौन सा था इसका? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बेटा थर्ड में तो नहीं एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा था ना, एक्सप्रेशन किसमें हो रहा था? सेकंड में। ठीक है। न्यूटन्स सेकंड लॉ। एक्सटेंशन में भी कोई बंदा है जिसका इन्वॉल्वमेंट है, एंड ही इज मिस्टर हुक। नॉट हुक, हुक। क्या नाम है? हुक्स लॉ। वो मसला गुड सो फार। इस न्यूटन के लॉ की कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन कुछ था? यस। क्या था? एफ इज इक्वल्स टू एम ए। इस हुक का भी कुछ है? यस, इसका भी है। एंड दैट इज एफ इज इक्वल्स टू के ई। एफ इज इक्वल्स टू के। बाज बुक्स इसको एक्स ई लिखती हैं, कोई कुछ लिखता है, हमें इससे कोई तवज्जो। इसका मतलब है आज का हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी हुक्स लॉ। क्या टॉपिक है? प्लीज अपने पास यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, हुक्स लॉ। लॉ क्या है? हुक कहता है बेटे, आपको पता ना, देर आर सम थिंग्स जिनको अगर मैं खींचूंगा तो मूव नहीं करेंगी। स्प्रिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। इफ आई हैव अ स्प्रिंग अटैच्ड टू सम, कोई जगह पे मेरे स्प्रिंग अटैच्ड है, सॉरी, अगर मैं इसको यहां से पकड़ के खींचता हूं इस तरफ, तो क्या स्प्रिंग में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है? मूवमेंट फ्रॉम प्लेस। डिस्प्लेसमेंट होगी तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन होगा, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। लेकिन क्या होगा, अभी इसकी कोई ओरिजिनल लेंथ है, लेट्स कॉल दिस लेंथ, यहां से यहां तक इसकी एक्स लेंथ है। अगर मैं इसको यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई कराता हूं, अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कराता हूं, तो क्या इस स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आएगा? अगर इसकी लेंथ में कोई चेंज आएगा, तो कहना इससे वो जो न्यू चेंज आया है, वो जो न्यू लेंथ है, इसको x1 कह लेते हैं, क्या मैं इसकी न्यू लेंथ को x2 कह सकता हूँ? तो वो जो चेंज आया है, कहना इससे कि वो जो चेंज है यहां से लेके यहां तक, वो डेल्टा एक्स। कहाँ जा रही हो? अच्छा ठीक। कहना इससे ये डेल्टा एक्स है। यस। तो मसला, अब आपने मुझे बताना है। मैंने वो कहा था ना, वो अक्लमंदों वाली बात से तो नई डिस्कवरी नहीं होती, बेवकूफों वाली बात से डिस्कवरी होती है। आप मुझे बताइए, मैं फोर्स जितनी ज्यादा लगाऊंगा, स्प्रिंग उतनी कम एक्सटेंड होगी या उतनी ज्यादा एक्सटेंड होगी? क्या इसमें कोई बात है कि जनाब जितनी जोर से खींचेंगे उतना ज्यादा इसने एक्सटेंड होना है? क्या इसमें कोई ऐसी महारत की बात है कि जिसको मैं कहूँ ओहो क्या कमाल कर दिया है? किसी को भी पूछेंगे, हाँ भाई जितनी फोर्स लगाओगे स्प्रिंग उतनी एक्सटेंड होगी, ये सच है कि नहीं? तो वो आगे से क्या कहेगा? सच है। लेकिन यही तो है जो चीज इसको हुक्स लॉ बनाती है, यही हुक्स लॉ है। लॉ क्या है हुक का? जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी एक्सटेंशन होगी। चलो जी। लॉ क्या है? जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी, वो मसला। हुक साहब कहते हैं द फोर्स अप्लाइड टू अ स्प्रिंग कह लूं या स्प्रिंग कह लूं या स्ट्रेचेबल, कुछ यहाँ पे स्प्रिंग कह लेते हैं, क्या कह लेते हैं यहाँ पे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रेचेबल कुछ भी कपड़ा है। द फोर्स अप्लाइड टू अ स्प्रिंग
विल, जारी बात है एक्सटेंशन करेगी। मेरा ख्याल है रीस्टेट करता हूँ, ज्यादा अच्छे तरीके से स्टेट करना। लिख लिया है, जैसे मैं ही कर रहा हूँ आप भी ऐसे कर लो। द एक्सटेंशन क्रिएटेड बाय अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल लिखते हैं, रिलेटेड लिखते हैं, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फोर्स अप्लाइड। दोबारा बोलूं? कहता है जनाब जो एक्सटेंशन क्रिएट होनी है, याद रखिए मैं न्यू लेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं पुरानी लेंथ की बात नहीं कर रहा, मैं चेंज इन लेंथ की बात कर रहा हूं। वो डायरेक्टली रिलेटेड है। क्या है वो? ये डायरेक्टली रिलेटेड का साइन होता है ना, किससे? टू दी फोर्स अप्लाइड। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इससे मुराद एफ नेट ले लें, आप जो मर्जी कह लें, मैं उसको फिलहाल फोर्स कह रहा हूं। तो मसला क्या, इसको मैथ्स की जुबान में इसी तरह नहीं लिखते जैसे मैं लिखने लगा हूं लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? एफ इज डायरेक्टली रिलेटेड थ्रू डेल्टा ई, ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं? क्या इसका कांस्टेंट इक्वल टू बनाने के लिए कांस्टेंट नहीं लगाते? डेल्टा ई नहीं, सॉरी, लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि एक्स लिखना चाहिए। क्यों एक्स लिखना चाहिए? सॉरी यार, क्या हो गया? ई लिखना चाहिए। क्यों ई लिखना चाहिए? क्योंकि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई। सॉरी ना, माफी दे दो ना। मासूम से बच्चे को क्यों इतना तंग कर रहे हो? अच्छा नहीं, मासूम तो नहीं हूं मैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई। डेल्टा एक्स क्या है? वो चेंज इन लेंथ। उसको हम डेल्टा लिखना बुरा लग रहा है तो उसको ई लिख लेते हैं। एक्सटेंशन इज डेल्टा एक्स द चेंज इन लेंथ। ठीक है आइरीन? यस, यस आइरीन। तो एफ डायरेक्टली रिलेटेड है उससे, तो हम कांस्टेंट लगाते हैं ना। अब आपसे एक सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने कहा था अगर मटेरियल पे डिपेंड ना करता हो तो के की वैल्यू क्या होती है? 1। आपने बताना है अगर स्प्रिंग का मटेरियल मैं चेंज करूंगा, स्प्रिंग रबर का बनाओ, स्प्रिंग स्टील का बनाओ, स्प्रिंग आयरन का बनाओ, स्प्रिंग कॉपर का बनाओ, अगर मटेरियल चेंज करूंगा तो एक्सटेंशन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्या दोनों सेम सेम, मतलब मैंने फोर्स लगानी है 10 न्यूटन, क्या कॉपर के स्प्रिंग पे भी 10 न्यूटन फोर्स से उतना ही चेंज आएगा जितना आयरन के स्प्रिंग पे आएगा या गोल्ड के स्प्रिंग पे, या फर्क होगा? फर्क होगा। इसकी मिसाल और आपको देता हूँ। आप जितनी जोर से जो कपड़ा आपने पहना हुआ उसको खींचें, उतनी ही जोर लगा के अपनी फ्रेंड के कपड़े को खींचें, उतना ही जोर लगा के किसी और के बाल खींच लें, आपको पता लगेगा किसके ज्यादा एक्सटेंशन, क्या फर्क है एक्सटेंशन में सबकी। इसका मतलब मटेरियल से फर्क पड़ता, इसलिए के की वैल्यू 1, इसलिए के की वैल्यू 1। तो आमतौर पे इसको फिर के लिखते भी नहीं, क्या लिखते हैं? एफ इज इक्वल टू एक्स ई। तो इसके अंदर एक्स क्या है? ये एक्स बताने के लिए मैं इसको दोबारा यहां पे लिख रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू एक्स ई। और इसके अंदर ये एक्स क्या है? इस एक्स का नाम होता है, ओहो पेन का कलर नहीं चेंज हुआ, दिस एक्स इज कॉल्ड एज स्प्रिंग्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? हर स्प्रिंग का ये डिफरेंट होगा। यह स्प्रिंग का क्या होगा? अगर किसी को प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, कोई इशू है देखने में, बताएं प्लीज। ये वाली साइड लिख लिया आप लोगों ने? चलें जल्दी से ये लिख लें, फिर मैं लेफ्ट साइड आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैडम ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? महानूर, आ रही है वाकई? उम्र के बढ़ने के साथ एक असर ये भी हो रहा है कि मुझे नाम भूलने शुरू हो गए हैं। अभी से ही नाम भूलने शुरू हो गए। किसी दिन आप मेरे चेहरे पे कोई निशान देखें तो समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम भूल के कोई और यूज कर लिया। चीटर तो नहीं यार, नाम भूलने से चीटिंग थोड़ी होती है। हाँ, आपको मैं नाम कह दूंगा तो चीटिंग हो जाएगी। मैंने बीवी का कहा ही नहीं बीच में, डिड आई मेंशन द बीवी?
आपको क्या लगता है बीवी मारेगी मुझे नाम भूलने पे? नहीं नहीं, मैं किसी और की बात कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। आई एम जस्ट किडिंग। उसका कैसे बता दूं? ये देखो मुझसे उसका। अच्छा, इसका आसान है। आपका तुम आपका नाम कैसे भूल सकता हूँ? इसका भी नहीं भूल सकता। नहीं, ऐसे नहीं कि वैसे भूल जाता है, लेकिन किसी टाइम अचानक हो जाता है ना। वो डिमेंशिया में आपने पढ़ा था ना, शुरू शुरू में क्या होता है। वो शुरू शुरू वाले काम होने शुरू हो गए हैं। किधर? ठीक है। लिख लिया होगा आपने, अब ये वाली साइड लिख लें। लिख ली ये भी साइड। अब मैं चाहूंगा आप मेरे साथ, बस थोड़ा सा टॉपिक ये और रह गया है। आई वॉन्ट कि आप यहाँ पे, अहमद टाइम तो नहीं है, अहमद तो यूसुफ से ही है। आप कभी किसी फौतगी पे गई हो? मैंने वैसे ही पूछा आपसे, आप कभी किसी फौतगी पे गई हो? आप कभी किसी फौतगी पे गई हो? आपको लेके भी नहीं जाते होंगे मुझे लगता है, क्योंकि सारे रो रहे होंगे, आप हंस रही होगी। वो आपने एक सिली जोक है, शायद सुना हो। कहता है ये उस तरह की है बिल्कुल। कहता है फौतगी में गया, उधर लड़के आ गया वापस। तो उसने कहा लड़के क्यों आ गए हो? कहता उधर मेरे से किसी ने हंस के बात ही नहीं की। शी इज दैट काइंड ऑफ अ गर्ल। फौतगी से जाके नाराज होके वापस आ जाएगी कि मेरे से कोई हंस के बात ही नहीं कर रहा था वहां। सर, डेस्परेटली क्यों? खैर, कौन? क्लास का आता हूँ, थोड़ी देर वेट कराएं फिर। कोई मसला नहीं, मिलते हैं। किसके? किसके? ये खुश दिल के सर, जिनके पेरेंट्स को आप कल नहीं भी बुला रहे ना, कॉल तो सबको कर दें प्लीज। ताकि उनको सबको ना पता लग जाए, मैंने मंडे को आना है, मैंने सैटरडे को आना है, मैंने संडे को आना है। वरना वो पता क्या होगा, उनमें से कोई कॉल करके कहेगा आपने कौन सा बुलाया, हम खुद ही आए हैं। जिस- यार काम कर लें। अच्छा चलें, सुने जी। बेटे ये ग्राफ प्लीज आप सब लोग साथ साथ बना लें, या चलें एक काम करें, 2 मिनट देख लें ग्राफ को, फिर आप बना लीजिए। नहीं अभी। अच्छा, फिर भी ना जाइए। इधर तवज्जो चाहिए यार आपकी। व्हाट इज नीडेड? तवज्जो। बेटे जैसे जैसे, जब आपने एक स्प्रिंग को फोर्स लगानी शुरू की, क्या स्प्रिंग की फोर्स लगाने से पहले भी, ये मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, ये न्यूटन्स में। ये आपको हमेशा पता हो ये बेटा। एटीपी में ना एक नंबर इस चीज का होता है, आपको यहाँ यूनिट्स का पता है कि नहीं, यहाँ कौन से यूनिट्स है, मीटर या सेंटीमीटर किसी में भी हो सकता है। मेरा सवाल ये है, क्या स्प्रिंग की स्ट्रेच होने से पहले कोई लेंथ थी? तो एक ग्राफ पहले आया करता था, अब काम आता है, लेकिन ऐसे भी ग्राफ आ सकता है कि ग्राफ आपका यहां से शुरू हो। अब ये लाइन स्ट्रेट क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है। क्योंकि वो डायरेक्टली, जैसे जैसे फोर्स आगे जाएगी ग्राफ लीनियर बनेगा ना यार, इधर देखो ग्राफ कैसा बनेगा। और अगर डेल्टा एक्स के साथ बनाएंगे तो चेंज इन लेंथ तो फोर्स के बाद शुरू होगा। तो वो ग्राफ कहां से शुरू होगा? यहां से। ये बड़ा ध्यान रखना है इस बात को। कोई कंफ्यूजन? अब ट्विस्ट की बात सुनिए। हुक कहता है कि ये काम एक खास हद तक पॉसिबल है, जो मैंने आपको बताया। उस हद को अगर आपने क्रॉस किया, जैसे एक हद है जहां तक मैं आपसे खफा होऊंगा, नाराज होऊंगा, गुस्सा करूंगा, उसके बाद फिर शायद मान जाऊंगा। लेकिन अगर आप उस हद को क्रॉस करेंगे, तो उसके बाद मैं आपसे नाराज नहीं होऊंगा। फिर मैं कहूंगा अब आपका जो दिल करता है करें, वी हैव नो रिलेशनशिप विद ईच अदर। ये बात समझ रहे हैं? स्प्रिंग का भी ऐसे ही होता है, एक हद तक आप उसको खींचेंगे तो वो वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल हालत में। उसके बाद क्या होगा? आप फोर्स बढ़ाते जाएं, उसकी लेंथ में इजाफा जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। या
ये कर लेते हैं, उसकी लेंथ में इजाफा होना बंद हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ये अगर आपने वो वाला ग्राफ लिया है जो लेंथ ओरिजिनल लेंथ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से अगर डेल्टा एक्स से है तो राइट हैंड साइड वाला, ये जो पॉइंट है जहां पे जाके ऐसा हो गया, ये जो पॉइंट है जहां जाकर ऐसा हो गया है, इस पॉइंट का एक खास नाम है। इस पॉइंट का नाम है, मैथ्स की जुबान में इसको क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और फिजिक्स की जुबान में इसको क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हुक बाई का ये जो लॉ है, उसमें हुक बाई ने कहा है कि हुक्स लॉ इज परफेक्टली एप्लीकेबल बट विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। मैं चाहूंगा आप लाजमन मेंशन कर लें कि ये मैथ्स वाले इसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, और फिजिक्स वाले इसको लिमिट ऑफ। इसका मतलब है ये लिमिट हर चीज में हो सकती है, चूंकि हम यहाँ पे हुक्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फिजिक्स वाली बात भी आपको लिखनी आनी चाहिए। हुक्स लॉ परफेक्टली एप्लीकेबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां पे? विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद ये लॉ एप्लीकेबल? नो। ओ नो। ओ नो। ओ नो। ओ नो नो। मेरी बेटी जो है ना, वो कहती है मैंने ना चाचू की शादी पे गाना गाना है। मैं कहा कौन सा? ओ नो। ओ नो। ओ नो। वाकई याद आ रहा। मैंने सहेली को कहा, मैं कहा डिनर गाना गा रहा हूँ। एनीवेज, यार ये वाला टॉपिक खत्म कर दो ना। ये टॉपिक, लास्ट बात बताने इसके बारे में। अब आपको पता है ना बेटे, यू प्यारे बेटे, आपको पता है ना कि फोर्स का यूनिट क्या है? आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या था? F = x ई। F = x। तो अगर मैंने किसी स्प्रिंग का कांस्टेंट निकालना है, पता कैसे रहता है कांस्टेंट क्या है? हम एक दफा वैल्यूज खुद दे के निकालते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे बता दिया जाएगा कि मैंने फलां स्प्रिंग पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई है। आप देखें एक्सटेंशन कितनी, दो चीजें कैलकुलेट कर ली, अब उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकल आएगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज करूंगा, वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स F/E। F/, तो इसका यूनिट क्या बनता है बेटे? यूनिट ऑफ एक्स किस क्या है? न्यूटन पर मीटर। किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? स्प्रिंग कांस्टेंट की समझ आ गई क्या होता है? उसका यूनिट निकालना आ गया? ग्राफ समझ आ गया कैसे करते हैं? हमने फोर्स का दूसरा इफेक्ट भी पढ़ ली। कल इंशाल्लाह फोर्स का तीसरा इफेक्ट पढ़ेंगे। और मैं इससे पहले क्लास खत्म करूं, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ वो सवाल अभी तक डिस्कस हमने नहीं किया, जो मैंने एक लेक्चर में आपके लिए छोड़ा था, और आपने उस सवाल पे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। वो सवाल कंटिन्यूड है, कल नहीं तो परसों का लेक्चर उसी सवाल से स्टार्ट होगा, और मुझे याद भी नहीं वो सवाल का है। बहरहाल लेट्स जस्ट क्लोज फिजिक्स। और